हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्मल ईसीजी रिदम के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई ईसीजी देखते हैं तो उसमें आप कैसे बता पाएंगे कि वो ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आपने देखा होगा कई बार ईसीजी पेपर पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है, या जब भी हम ईसीजी रेफरेंस कराते हैं तो लोग एनएसआर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम, ये जो हमारी साइनस और रिदम, इनका मतलब क्या है? साइनस का मतलब होता है ऐसे नोड से इम्पल्स ओरिजिनेट हो रही है। मतलब जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ऐसे नोड है, ये हमारा पेस मेकर है, तो जो डीपोलराइजेशन हो रहा है वो ऐसे नोड से हो रहा है। इसका मतलब है कि ये साइनोएट्रियल नोड से हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं साइनस। रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो हमारी वेव्स बन रही हैं, क्या वो रेगुलर बन रही हैं या इरेगुलर बन रही हैं। तो ये जो रिदम होती है, इस रिदम को हम किस में देखते हैं? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेकेंड स्ट्रिप होती है, सेकेंड लीड होती है, उसको हम बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। तो ये जो हमारी सेकेंड लीड है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी है रिदम स्ट्रिप। तो जब भी हमें रिदम देखनी होगी तो हम कौन सी लीड देखेंगे? सेकेंड लीड। ये मेरे हाथ में एक ईसीजी पेपर है एक पेशेंट का, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। और मैं आप भी सभी लोगों से चाहूँगा कि एक एक ईसीजी पेपर हाथ में ले लीजिए ताकि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आए। इसमें ये 12 लीड स्टैंडर्ड ईसीजी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 ये जो रोमन लेटर से लिखा हुआ है, ये हमारी बाईपोलर लिम्ब लीड है। जो AVR, AVL, AVF है, ये ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड है। और ये V1 to V6 ये हमारी यूनिपोलर चेस्ट लीड या प्रीकॉर्डियल लीड हैं। जो हमारी ये 1 2 3 3 लीड ये हो गई, 3 ये हो गई और 6, मतलब ये टोटल 12 लीड हो गई। इसके नीचे ये जो सेकंड वाली लीड है, जिसे हम रिदम स्ट्रिप बोल रहे हैं, ये अलग से इसमें दे रखा है। बहुत सारी ईसीजी में आपको अलग से नहीं मिलेगा, तो इसमें हम कोई भी एबनॉर्मलिटी रिदम की इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे हाथ में ईसीजी पेपर है, तो हमें इसमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि ये ईसीजी उसी पेशेंट की है या नहीं जिस पेशेंट के बारे में हम देखना चाह रहे हैं। जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है और ये उसकी उम्र लिखी हुई है, तो ये मेंशन होना चाहिए। कितनी तारीख का ईसीजी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तारीख को हुआ था ईसीजी। इसके ठीक पीछे अगर उस पेशेंट की कोई कार्डियक ड्रग चल रही है, उसको पेसमेकर लगा हुआ है, कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सेकेंड स्ट्रिप है, इसके ठीक पहले यहाँ पर ये एक मार्क बना हुआ है। ये इसके पहले भी बना हुआ है, ये सबके पहले। ये आपको या तो सबसे राइट में मिलेगा या तो सबसे लेफ्ट में मिलेगा ईसीजी पेपर के। इसको हम क्या बोलते हैं? इस मार्क को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन मार्क या कैलिब्रेशन स्पाइक। इस कैलिब्रेशन मार्क या कैलिब्रेशन स्पाइक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो ईसीजी पेपर है वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, नॉर्मली कैलिब्रेटेड है या नहीं है। जैसे उसको हम कैसे पता करेंगे? जैसे यहाँ पर इस पर देखिए लिखा हुआ है 25 mm पर सेकेंड, मतलब जो ईसीजी पेपर की स्पीड है वो 25 मिलीमीटर एक सेकेंड में ये ईसीजी पेपर निकलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 10 mm पर मिली वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट में ये 10 mm का डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, 10 mm ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ गया है, ये पूरा ये 10 mm है। अगर ये 10 mm नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि हमें इसको दोबारा से निकालना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 5 mm का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्राफ गया हुआ है, इसका ये एंगल 90 डिग्री होता है और ये 10 mm का होता है। एक जो लार्ज स्क्वायर है, आप ईसीजी पेपर पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कई सारे आपको लार्ज स्क्वायर ये नज़र आ रहे हैं और उन लार्ज स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर हैं, तो वो कितने होते हैं उनको समझेंगे। यहाँ पर ये हमारा एक लार्ज स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लार्ज स्क्वायर ये है, एक लार्ज स्क्वायर ये है और इसके बगल में ये ऐसी लार्ज स्क्वायर है, ये एक स्ट्रिप है, ईसीजी स्ट्रिप है।
इस लार्ज स्क्वायर के अंदर ये 5 छोटे स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और 5 छोटे जो स्क्वायर हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब एक लार्ज स्क्वायर में 25 स्मॉल स्क्वायर है। इसमें कुछ चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद कर लेनी है कि जो 1 स्मॉल स्क्वायर होता है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम केवल इस स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो ये 1 मिलीमीटर वर्टिकल होगा और 1 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर का हो गया एक स्मॉल स्क्वायर, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 mm है। इसी तरह से आगे की तरफ हम देखेंगे तो 5 mm और वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे तो 5 mm। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमें टाइम के बारे में बताती है या डिस्टेंस के बारे में बताती है, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये हमें वोल्टेज के बारे में या एम्पलीट्यूड के बारे में बताती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो हमारा ईसीजी पेपर में जो स्पीड होती है वो 25 mm पर सेकेंड की होती है। मतलब 1 सेकेंड में 25 mm ये पेपर निकलता है। तो 1 mm कितनी देर में निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाई 25 तो 0.04 सेकेंड। और 1 mm कितना है? हमारा एक छोटा सा ये स्मॉल स्क्वायर है। तो एक स्मॉल स्क्वायर को अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये 0.04 सेकेंड के बारे में हमें बता रहा है कि इसका टाइम कितना है, 0.04 सेकेंड। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि 1 मिली वोल्ट 10 mm का डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, तो 1 mm इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10.1 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्मॉल स्क्वायर कितना होगा? 0.1 मिली वोल्ट। मतलब अगर हम लार्ज स्क्वायर की बात करें इस डायरेक्शन में, तो चूंकि एक स्मॉल स्क्वायर हमारा 0.04 सेकेंड का है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 0.04 का ये भी होगा, 0.04 का ये भी होगा। तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 0.2 सेकेंड का एक लार्ज स्क्वायर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये 5 स्मॉल स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 0.5 मिली वोल्ट। तो ये एक लार्ज स्क्वायर की अगर हम बात करें तो लार्ज स्क्वायर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0.2 सेकेंड का है और वर्टिकल डायरेक्शन में 0.5 मिली वोल्ट का है। इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी थी वो देखना था कैलिब्रेशन, कि वो हमारा 10 mm का है कि नहीं। तो 5 mm ये हो गया, 5 mm ये हो गया, और ये 10 mm का आप इसमें पेपर में भी देख सकते हैं कि ये 10 mm का है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ईसीजी मशीन को दोबारा से कैलिब्रेट करना है। ये क्यों करना है? आप अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है कैलिब्रेशन, ईसीजी कैलिब्रेशन, उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये नॉर्मल साइनस रिदम जो है हम किसको बोलेंगे कि नॉर्मल है हमारी। ये नॉर्मल साइनस रिदम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? मैंने आपको बताया कि साइनस का मतलब होता है ऐसे नोड। तो इस नॉर्मल साइनस रिदम के कुछ पैरामीटर हैं, इन पैरामीटर की बात करते हैं यहाँ पर। जो जब हम साइनस रिदम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो डिपोलराइजेशन हो रहा है या करंट स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है? ऐसे नोड से हो रही है। इस ऐसे नोड से जब ये करंट को फायर करेगा तो ये करंट, मैंने आपको बताया था कि ये एट्रिया में जाएगी, फिर एट्रियल डिपोलराइजेशन होगा। सबसे पहले एट्रिया कांटेक्ट करेगा, फिर ये करंट यहाँ पर एबी नोड में आएगी। एबी नोड में ये 0.1 सेकेंड के लिए करंट को होल्ड कर लिया जाएगा। उसके बाद जब ये रिलीज करेगा तो ये फास्ट कंडक्शन होता है। इसके बाद ये यहाँ से कुछ इस तरह से पूरा वेंट्रिकल में जाएगी, तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। जिस समय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसी समय हमारा एट्रिया रिपोलराइज हो रहा होता है या रिलैक्सेशन हो रहा होता है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन या एट्रियल रिलैक्सेशन हमें ईसीजी पेपर में नज़र नहीं आता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो ऐसे नोड होता है तो इसका जो फायरिंग रेट होता है वो कितना होता है? वो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। तो ये हमारा होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। इसका मतलब है अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी साइनस रिदम है, नॉर्मल साइनस रिदम है, तो उसमें रेट कितना होना चाहिए? 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। अब इस रेट को ईसीजी में कैसे देखेंगे?
उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि 25 mm पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 mm हमारा ECG पेपर निकल रहा है, जबकि हार्ट बीट की हम बात क्या कर रहे हैं, मिनट में। ये देखिए यहाँ पर मिनट में बात कर रहे हैं। एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। एक सेकेंड में हमारा ये 25 mm चलता है, तो 60 सेकेंड में कितना चलेगा, 60 × 25, ये आ जाएगा हमारा 1500, मतलब 1500 स्मॉल स्क्वायर ECG पेपर पे। ये इस ECG पेपर पे 1500 स्मॉल स्क्वायर अगर हम गिन लेंगे, तो जब हम 1500 स्मॉल स्क्वायर गिन लेंगे तो इसका मतलब हमें हार्ट बीट पता चल जाएगी कि 1500 स्मॉल स्क्वायर देखने, जब हम 1500 स्मॉल स्क्वायर देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हार्ट रेट कितना है। एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो 1500 स्मॉल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 300। तो हम दो चीज़ें देख सकते हैं, या तो हम 1500 स्मॉल स्क्वायर देख लें या फिर 300 लार्ज स्क्वायर देख लें। और इनको देखना कहाँ पर है, इनको देखना है यहाँ पर। ये सपोज करिए ये हमारा P वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। तो ये जो R है, ये एक R हो गया, ये 2 R, ये दूसरा R हो गया, ये तीसरा R हो गया। तो ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से R बनता है। ये जो P बनता है, ये हमारा ये जो P है, ये P किससे बनता है, जब हमारा ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये जो लाइन आ रही है, ये बता रही है कि यहाँ पर करंट होल्ड कर ली गई है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये ST सेगमेंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पूरा वेंट्रिकल डिपोलराइज हो गया है, अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसके बाद ये जो T वेव है, ये हमें बता रही है कि हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो R वेव है, ये जो R है, ये हमें क्या बता रहा है कि हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हमारा कहाँ पर आएगा, वेसल्स में जाएगा और हमें यहाँ पर पल्स फील होगी। तो जब हम पल्स फील करते हैं तो जितनी बार यहाँ से ये कांटेक्ट करेगा उतनी बार हमें पल्स फील होगी। एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो सपोज करिए एक आर ये है, इसके बाद एक आर यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर दिख रहा है हमें एक आर ये है, एक आर ये है। दो आर के बीच में हमें कितने लार्ज स्क्वायर दिख रहे हैं? तो एक लार्ज स्क्वायर ये दिख रहा है, एक लार्ज स्क्वायर ये दिख रहा है, एक लार्ज स्क्वायर ये दिख रहा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 से थोड़ा सा कम है। तो हम क्या करेंगे कि 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन 2 आर इंटरवल। ये जो R और R के बीच में कितने लार्ज स्क्वायर हैं इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 300 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 75 बीट पर मिनट आ जाएगा। मतलब इस पेशेंट की जो हार्ट रेट होनी चाहिए वो 75 बीट पर मिनट की होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए रेट लिखा हुआ है 80 बीट पर मिनट। तो चूँकि ये प्रॉपर 4 लार्ज स्क्वायर नहीं है, आप देख सकते हैं एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये एक पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो थोड़ी सी हार्ट रेट जैसे मैंने बताया कि 75 है तो ये 80 की बता रहा है। इसको और एग्जैक्ट तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आर इंटरवल कर लेंगे। तो 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए, 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए, 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए। तो 15 स्मॉल स्क्वायर हो गए 3 लार्ज स्क्वायर में और 3 ये हो गए। तो 15 3 18। अब हम क्या करेंगे कि 1500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आर इंटरवल। तो वो कितने आ रहे हैं हमारे? 18 आ रहे हैं। तो 18 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 6 जा 18, ये आपका आ जाएगा 500। 500 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा लगभग 80 के अराउंड आ जाएगा।
तो ये हमें यहाँ पर उतना ही दिखा रहा है कि 80 बीट पर मिनट। तो अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है तो दो ये जो आर वेव हैं, इन आर वेव के बीच में हम स्मॉल स्क्वायर को काउंट करेंगे और उस 1500 से डिवाइड कर देंगे, या फिर लार्ज स्क्वायर जितने भी हैं दो आर आर इंटरवल के बीच में, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 300 से, तो हमें रेट पता चल जाएगा। एक नॉर्मल साइनस रिदम के लिए रेट कितना होना चाहिए, 60 to 100 होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये पी वेव है, इस पी वेव की मॉर्फोलॉजी ये राउंडेड होना चाहिए, नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए इसका, ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल ड्यूरेशन होना चाहिए, इस डायरेक्शन में नॉर्मल एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ये नॉर्मल ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए ये जो पी वेव है हमारा, ये नॉर्मल अगर ड्यूरेशन का है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड का है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिदम है वो साइनस है। दूसरी चीज़, ये जो पी आर इंटरवल है, ये स्टार्टिंग ऑफ पी से लेकर के स्टार्टिंग ऑफ आर तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे पी आर इंटरवल। ये जो पी आर इंटरवल है ये हमारा होना चाहिए 0.122 to 0.2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्मॉल स्क्वायर हमारा है 0.04 सेकेंड का, तो 3 स्मॉल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 0.12, और 5 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे 5। तो इसका मतलब हो गया कि 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर का अगर हमारा ये पी आर इंटरवल है, ये जो पी आर इंटरवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर करंट होल्ड हो रही है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सही से हो रहा है। इसके बाद जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होना चाहिए, ये लेस देन 0.12 सेकेंड होना चाहिए। अगर ये 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा है, ये जो हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये पूरा इतना, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये ड्यूरेशन जो है, अगर ये 0.12 सेकेंड से कम है या 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नॉर्मल है। जनरली 0.08 to 0.12 लेते हैं, लेकिन आप लेस देन 0.12 याद रखिए। इसके बाद ये जो हमारी पी वेव है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। सपोज करिए ये पी वेव है इस टू ये क्यूआरएस है, ये रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। मतलब एक बार हमारे ऐसे नोड ने फायर किया तो एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो पी वेव बनी, और एक ही बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्यूआरएस बना। तो ये कितना हमारा आ रहा है, 1:1। इसके बाद ये जो हमारा एसटी सेगमेंट है, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा एसटी सेगमेंट होता है। ये एसटी सेगमेंट का ड्यूरेशन भी नॉर्मल होना चाहिए, और ये जो लाइन है एसटी सेगमेंट, ये आइसोइलेक्ट्रिक होनी चाहिए, उठी नहीं होनी चाहिए या नीचे डिप्रेस नहीं होनी चाहिए। इसको हम, ये डिप्रेस नहीं है या एलिवेटेड नहीं है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, जो आगे हमारा ये सपोज करिए ये नेक्स्ट पी वेव है, तो इस नेक्स्ट पी वाली ये जो लाइन है इससे कंपेयर करेंगे। अगर इससे ये एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आर्टिफैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार पेशेंट सीवरिंग कर रहा होता है तो आर्टिफैक्ट आ जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो ये टी वेव है, इस टी वेव में क्या है, ये टी वेव जो होती है ये स्लोली इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से होना चाहिए। मतलब ये इसका जो स्पाइक है ये ऐसे जाना चाहिए, ऊपर राउंडेड स्मूथ होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसी टी वेव है तो इसका मतलब है कि हमारी टी वेव कैसी है, नॉर्मल है। इसकी मॉर्फोलॉजी ड्यूरेशन इसका भी नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरह से एसटी सेगमेंट और टी वेव के बारे में ये भी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये इतना है तो इसका मतलब है हमारा ईसीजी कैसा है, नॉर्मल साइनस रिदम है। इससे कुछ भी डेविएशन हो रहा है
ये जितनी भी मैंने बातें बताई, एक चीज़ यहाँ पर और ज़रूरी है कि ये जो क्यू वेव है, यहाँ से ये क्यू वेव है और ये हमारा जो टी का एंड है, इसको हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। तो ये क्यूटी इंटरवल जो है वो कितना होना चाहिए? क्यूटी इंटरवल जो हमारा है ये 0.36 से लेकर के 0.44 सेकेंड होना चाहिए। अगर ये इतना लाई कर रहा है, ये हमारे पैरामीटर मेट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारी रिदम कैसी है? नॉर्मल साइनस रिदम है। इसको एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा ईसीजी है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये लार्ज स्क्वायर है, इसके अंदर ये छोटे से स्मॉल स्क्वायर हैं। ये पी वेव देखिए, ये पी वेव की मॉर्फोलॉजी देखिए, राउंडेड स्मूथ दिख रही है हमें। क्यू वेव कई बार जब हम ईसीजी देख रहे होते हैं तो क्यू वेव नहीं बनती है, तो उसके लिए जो है वरी नहीं करना है। कुछ में आपको क्यू वेव मिलेगा, जिनमें प्रोमिनेंट क्यू वेव मिलता है या एक नॉर्मल ड्यूरेशन से ज़्यादा क्यू वेव मिलता है, वो पैथोलॉजिकल हो सकता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और ये टी वेव हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी वेव हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और ये टी वेव हो गई। तो इस तरह से हम इनका अगर ड्यूरेशन निकालेंगे तो देखिए ये जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये लगभग एक स्मॉल स्क्वायर का है, मतलब 0.04 सेकेंड का है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। हमारा पी वेव स्मूथ राउंडेड है। जो हमारी टी वेव है ये भी नॉर्मल है, स्लोली अपराइजिंग है, और उसके बाद ये इस तरह से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे पैरामीटर हमारे मेट हो रहे हैं। हर पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि एट्रिया फायर कर रहा है और वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा है। मतलब एट्रिया से ऐसे नोड फायर कर रहा है तो एट्रिया कांटेक्ट हो रहा है, उसके बाद वेंट्रिकल कांटेक्ट हो रहा है। हर एक ईसीजी लीड में पहले पी वेव है, बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है पहले एट्रिया कांटेक्ट हो रहा है, बाद में वेंट्रिकल कांटेक्ट हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो ये ईसीजी है वो कैसा है? नॉर्मल है, अगर उन सारे पैरामीटर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये इसका रिजल्ट लिखा हुआ है साइनस रिदम। तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारा ईसीजी है वो कैसा है? नॉर्मल साइनस रिदम है। तो अभी तक मैंने आपको बताया इसमें कि हमें सबसे पहले कैलिब्रेशन देखना है, फिर वैलिडिटी या एक्यूरेसी चेक करना है एवीआर में, फिर रिदम स्ट्रिप देखनी है कि हमारी रिदम नॉर्मल है या नहीं है। अगर हम इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको R3 माने, ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एक निश्चित दूरी पर हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसमें मार्क लगा लेते हैं और उसको इसमें रखते जाते हैं। तो अगर ये नॉर्मल दूरी पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो हमारी रिदम कैसी है? रेगुलर है। उस रिदम को हम बोलेंगे कि रेगुलर रिदम है। अगर ये सपोज करिए यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके बाद ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाए और यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए, फिर इसके बगल में फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो वो रिदम कैसी होगी? इर्रेगुलर होगी। तो अब हम आगे एरिथमियाज के बारे में बात करेंगे। एरिथमियाज का मतलब होता है कि रिदम जो है वो इस साइनस रिदम को फॉलो नहीं कर रही है, इससे हट करके है कुछ ना कुछ। या तो हो सकता है कि उसका बीट ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि उसमें रेगुलर जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए एक रेगुलर इंटरवल में, वो ना बन रहे हों। तो एरिथमियाज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइनस एरिथमियाज, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया के बारे में बताएंगे। थैंक यू।